कहानी शुरू होती है एक कंपटीशन के आखिरी फेज के तीसरे राउंड से, जहां खड़ा था सबसे छोटा पार्टिसिपेंट, एक लड़का जिसका नाम था वाई संगम। नैरेटर बताता है कि इस यंग लड़के ने अब तक अपनी लॉन्ग रेंज हिट्स में 10 पॉइंट्स स्कोर किए थे। लोग सोच रहे थे कि क्या वो अपनी आखिरी तीर से फिर से टारगेट हिट करेगा। फिर वो टारगेट पर निशाना लगाने की तैयारी करता है, तीर फेंकता है और सीधा सेंटर पर हिट कर देता है। लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने हिट किया और उसे भगवान द्वारा भेजा गया जीनियस कहने लगते हैं। आखिरकार वह कंपटीशन का चैंपियन बन जाता है। कुछ समय बाद उसके बॉस उसके चेहरे पर पेपर्स की एक पूरी ढेर फेंक देता है। बाल्ड आदमी उसे बुलाकर पूछता है कि क्या वो डिस्ट्रैक्टेड है। संगम माफी मांगता है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद ओल्ड मैन उसे तैयार होने के लिए कहता है और सोचता है कि इन बेकार स्किल्स के साथ वो उसे कहाँ यूज कर सकता है। कुछ समय बाद लड़का अपना काम पूरा कर लेता है और बताता है कि उसने अच्छा काम किया है। फिर शाम हो जाती है और वो एक वीडियो देख रहा होता है, अपने चैंपियनशिप के पलों को याद करते हुए। वो मेंशन करता है कि उस दिन को 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि तीरंदाजी ही उसकी एकमात्र चीज थी। लेकिन अपने सपने को चेस करना बहुत महंगा था और वो अब भी अपनी दादी के साथ रहता था, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो इसे छोड़ दे। फिर भी वो हर दिन ट्रेनिंग करता रहा, सोचता रहा कि वो एक ऐसा इंसान है जिसका फ्यूचर पहले से फिक्स और प्रॉमिसिंग था। उसे पूरा यकीन था कि उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। अगर उसका कोच उसे उस जॉब से न जोड़ता तो वो शायद हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाता। वो अपने पास्ट को याद करके दुखी हो जाता है और खुद से कहता है कि अब और यादें नहीं। फिर सोचता है कि उसे रिलैक्स करने के लिए कोई लाइव स्ट्रीम देखनी चाहिए। जब वो लाइव स्ट्रीम ढूंढता है तो देखता है कि सभी लोग बस एक ही गेम की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, फुल डाइव। ये एक ऐसा गेम था जो आपको असली जिंदगी जैसा फील कराता था और एक कैप्सूल जैसी डिवाइस पर खेला जाता था। लेकिन ये बहुत महंगा था, इसलिए वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर भी वह खुश था कि कम से कम वह इस अमेजिंग गेम को देख तो सकता था। लाइव स्ट्रीम देखते हुए एक व्यूअर गिफ्ट भेजता है और कहता है कि बंदा 15 मिनट के अंदर एक तीर से पिक को मार दे। स्ट्रीमर कई तीर एक साथ निशाना लगाकर फेंकता है लेकिन एक भी नहीं लगता। चैट उसे ट्रोल करने लगती है क्योंकि ये बहुत आसान था। फिर से वही व्यूअर डोनेशन भेजता है और पूछता है कि उसने तीर कमान लिया ही क्यों, जब उसे यूज करना आता ही नहीं। लड़का जवाब देता है कि उसने सोचा था गेम में सब कुछ पॉसिबल होगा और बहाना बनाता है कि मशीन में लैग हो रहा था। संगम कमेंट्स पढ़ता है और सोचता है कि अगर वो कहे कि उसे जलन नहीं हो रही तो ये झूठ होगा, क्योंकि अगर उसे मौका मिलता तो वो खुद को पूरी तरह झोंक देता और सबके द्वारा पहचाना जाता। फिर वह कंप्यूटर बंद करता है और सोचता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। अगली सुबह वह डिसाइड करता है कि उसे अपनी लाइफ को रिस्ट्रक्चर करना होगा और रिजाइनेशन की रिक्वेस्ट डालने की सोचता है। उसका बॉस उसे वार्न करता है कि अगर वह बिना किसी दिक्कत के छोड़ता है तो वे उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर वह निकाल दिया गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर भी लड़का रिजाइन करने का डिसीजन लेता है। बाल्ड बॉस पूछता है कि क्या यही उसकी फाइनल चॉइस है, और वह कंफर्म करता है कि अगर वह अभी छोड़ता है तो उसे मुआवजा भी मिलेगा। बॉस उसे उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है और वार्न करता है कि उसे अपने डिसीजन पर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कनेक्शंस के जरिए ये जॉब पाई थी। लड़का सोचता है कि इस कंपनी में आने के लिए सबने कितनी मेहनत की थी। कितनों ने तो विदेश जाकर पढ़ाई तक की थी, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। कुछ समय बाद वह अपने बेड पर लेटा अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। उसे फिर से याद आता है कि 10 साल पहले वह नेशनल चैंपियनशिप जीता था, जब वह बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। वह दुखी हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा अपना पास्ट याद आता था। उसे लगता था कि उसे अपने पुराने फैसलों को सही करने का मौका मिलना चाहिए। तभी उसका फोन बजता है। संगम नोटिफिकेशन देखता है और देखता है कि वही पुराना स्ट्रीमर फिर से लाइव कर रहा है और पिक को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे उस स्ट्रीमर की बात याद आती है, अगर इस गेम में सब कुछ पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है कि मैं पहले की तरह तीरंदाजी कर सकूं। और इसके अलावा वह इसे लाइव स्ट्रीम कर सकता था ताकि लोग उसे देख सकें। हालांकि वो सोचता है कि क्या अपनी स्किल का इस्तेमाल करके वो पॉपुलर बन सकता है।
वो ये भी मेंशन करता है कि जो लड़का पहले लाइव देख रहा था, उसने सबसे ज़्यादा देखा। भले ही वो अच्छा प्लेयर ना था, लेकिन उसके व्यूअर्स उसे पसंद करते थे। फिर वो अपने कंप्यूटर पर सर्च करने लगता है कि उसके अलावा और कितने स्ट्रीमर्स हैं। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में बहुत से लोग हर तरह के लाइव रिकॉर्ड करते हैं। उसे ये देखकर और भी ज़्यादा हैरानी होती है कि ये दुनिया उसकी सोच से कहीं बड़ी है। वो कहता है कि यहाँ कई एक्सीलेंट स्ट्रीमर्स हैं, साथ ही कई लोग अपनी स्किल्स शो करते हैं ताकि दूसरे उन्हें देखकर इम्प्रूव कर सकें। बिना किसी शक के ये एक बहुत बड़ी दुनिया थी। जितना उसने सोचा था, उससे भी कहीं ज़्यादा एक जाइंट वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस। संगन को याद आता है कि यही वो दुनिया थी जिससे वो प्यार करता था और जिसमें वो यंगर दिनों में जीता था। वो लगातार इम्प्रूव करने और दूसरों से compete करने के लिए डेडिकेटेड था एक सिंपल वर्ल्ड, लेकिन अब उससे बहुत दूर। फिर भी वो इसे दोबारा ट्राई करना चाहता था। कुछ समय बाद वो अपने दोस्त से बात करता है और कहता है कि वो कंसोल खरीदने वाला है। उसका दोस्त सरप्राइजेस हो जाता है क्योंकि प्रोटागोनिस्ट सिर्फ एक गेम के लिए अपने सारे पैसे खर्च करने जा रहा था। वो उससे इस सिचुएशन को लेकर कई सवाल पूछता है। इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए प्रोटागोनिस्ट सोचता है कि क्या सच में इसमें कोई प्रॉब्लम है। उसकी पुरानी कंपनी में झुक ही अकेला इंसान था जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता था, क्योंकि वहां ट्रस्ट करने लायक कोई और था ही नहीं। दूसरी तरफ उसका दोस्त एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा था, एलिट क्लास में अपनी जगह बना चुका था और अपने सक्सेस का रास्ता खुद बना रहा था। जूयू उस लड़के से पूछता है कि कैप्सूल की कीमत कितनी है और कहता है कि वो ये पैसे अपने दोस्त को देना चाहता है। फिर वो मेंशन करता है कि इसमें एडिशनल इक्विपमेंट भी आता है। प्रोटोगोनिस्ट सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे और इक्विपमेंट की ज़रूरत थी। फिर लड़का उससे पूछता है कि क्या उसने सोचा था कि सिर्फ कैप्सूल ही काफ़ी होगा। साथ ही वो मेंशन करता है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ जाएगी। कुछ समय बाद प्रोटैगोनिस्ट और उसका दोस्त एक बिल्डिंग के सामने खड़े होकर उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो ऐसी जगह पर हैं जहां कैप्सूल्स रेंट पर मिलते हैं। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि उसे एक कैप्सूल खरीदना था, न कि रेंट पर लेना। एंट्रेंस के पास एक आदमी कचरा इकट्ठा कर रहा था। वो आदमी उसी स्टोर का एक एम्प्लॉय था जो पूछता है कि क्या वो कैप्सूल खरीदना चाहता है, क्योंकि अगर लड़का खरीदना चाहता है तो वो उसे सस्ते में बेच सकता है, और उसे स्टोर के अंदर देखने के लिए बुलाता है। संग उन कैप्सूल्स को देखता है और उनके लुक से सरप्राइज हो जाता है। फिर वो आदमी प्रोटागोनिस्ट को सजेस्ट करता है कि खरीदने से पहले बेहतर होगा कि वो एक कैप्सूल को टेस्ट कर ले। इसके लिए वो उसे कुछ फिजिकल टेस्ट्स के लिए ले जाता है, क्योंकि कैप्सूल में एंटर करने के लिए ये ज़रूरी था। जब प्रोटागोनिस्ट टेस्ट कर रहा होता है, उसका दोस्त और स्टोर एम्प्लॉय बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। एम्प्लॉय दोस्त को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन फिर वो सजेस्ट करता है कि लड़के को रोक लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग स्ट्रीमर्स को प्ले करते हुए देखकर सोचते हैं कि वे भी वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। लड़का पूछता है कि क्या ऑगमेंटेड रियलिटी वाले गेम्स भी असल ज़िंदगी से इतने अलग होते हैं। तो एम्प्लॉय जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि गेम में वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ यूज़ कर सकता है, लेकिन चूंकि गेम में फिजिकल लिमिटेशन नहीं होती, इसलिए डिसर्नमेंट और मेंटालिटी की कमी रह जाती है। फिर वो मेंशन करता है कि प्रोटागोनिस्ट को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था, तो हो सकता है कि वो गेम खेलने का आइडिया छोड़ दे। टेस्ट के बाद आदमी प्रोटागोनिस्ट को बताता है कि जो गेम वो खेलने जा रहा था उसका नाम रियल ओलंपिक्स था, क्योंकि वो एक एथलीट रह चुका था। जैसे ही कैप्सूल क्लोज होता है, प्रोटागोनिस्ट मशीन के साथ एक ट्रांस में चला जाता है। उसे ये इनक्रेडिबल लगता है और वो मेंशन करता है कि उसे लग रहा था कि उसकी माइंड कहीं और जा रही है। उसी पल संगान अपनी आंखें खोलता है और उसे एहसास होता है कि वो किसी और जगह पर है। नीचे देखता है तो पाता है कि उसके हाथ में एक बो और एरो है। वो परप्लेक्स हो जाता है क्योंकि ये एकदम रियल जैसा था। फिर वो पहली एरो शूट करने की तैयारी करता है। सोचता है कि क्या उसे याद भी है कि वो बो कैसे यूज करता था, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। प्रोटोगोनिस्ट को देख उसका दोस्त पूछता है कि उसने अब तक शूट क्यों नहीं किया। लड़का कहता है कि शायद वो नर्वस है, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट को गौर से देखने के बाद वो कहता है कि उसे नर्वस नहीं हो सकता। संग कहता है कि ये सब असल जिंदगी से बहुत अलग है। उसे एहसास होता है कि अब उसके हाथ कांप नहीं रहे। फिर वो एरो शूट करता है और टारगेट के बिल्कुल सेंटर में हिट करता है। दोनों सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसने 10 पॉइंट्स स्कोर कर लिए। फिर संगान बार बार एरो शूट करता है और हर बार हिट करता है।
उसका दोस्त पूछता है कि क्या ये गेम सच में रियल लाइफ से अलग था, लेकिन लड़का कहता है कि प्रोटैगनिस्ट इसमें इनक्रेडिबली फास्ट एडजस्ट हो रहा है। फिर उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए वो कहता है कि शायद वो गलत था, क्योंकि ये अलग था। वो पूछता है, आखिर ये लड़का है कौन? फिर मैच खत्म हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट गेम से बाहर निकल जाता है। एम्प्लॉय कहता है कि वो अमेजिंग था, ये कहते हुए कि लड़के के लिए सिर्फ सेकंड लाइन प्रोडक्ट खरीदना वेस्ट होगा और उसे बेहतर वाला लेने की सलाह देता है। संगुन के चेहरे पर उदासी देखकर वो पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। प्रोटैगोनिस्ट को देखते हुए उसका दोस्त सोचता है कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या होगी, याद करते हुए कि वो सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाला था। वो ये भी कहता है कि लड़का वर्ल्ड का बेस्ट बन सकता था, जब तक कि एक एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और ये भी कि वो सच में उसकी हेल्प करना चाहता था क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट को वो पसंद था। संगुन को याद आता है कि उसे बहुत टाइम हो गया था बो और एरो यूज किए हुए। वो सोचता है कि आखिर वो उस एक्सीडेंट को कैसे भूल सकता है। डॉक्टर की वो कोल्ड लुक जो उसे घूर रही थी, वो सपना जिसे छोड़ना पड़ा। कुछ टाइम बाद प्रोटैगोनिस्ट के घर में कैप्सूल इंस्टॉल हो चुका था। उसी टाइम संगुन मशीन स्टार्ट कर देता है, खुशी से कि अब वो जब चाहे स्ट्रीमिंग कर सकता था। उसे याद आता है कि स्टोर क्लर्क ने उसे कैप्सूल अच्छे प्राइस में दिया था, लेकिन फिर सोचता है कि क्या ये सही डील थी। इसके बाद संगुन अपनी स्ट्रीमिंग स्टार्ट करता है। तैयारी करते हुए एक गेम चुनता है, केजी जो एन एज, जो मीडिवल टाइम्स में सेट था और एक मर्सिनरी की लाइफ पर फोकस करता था। ये गेम बहुत फेमस नहीं था, लेकिन इसकी अपनी एक फैन बेस थी। पॉपुलर गेम्स में ज़्यादा स्ट्रीमर्स होते हैं, लेकिन इस गेम में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे, इसलिए स्ट्रीमर बनने के लिए ये अच्छा ऑप्शन था। जैसे ही लड़का अपना कैरेक्टर क्रिएट करता है, सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि गेम 5 सेकंड में स्टार्ट होगा, और फिर प्रोटैगोनिस्ट एक बड़े फ्लैश के साथ गेम में एंटर करता है। तभी कोई उसे बुलाता है। आंखें खोलते ही संगुन खुद को एक कैरेज में पाता है। चारों तरफ देखते हुए वो सोचता है कि वो कहाँ है, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। उसी टाइम एक बैटल हो रही थी। प्रोटैगोनिस्ट नोटिस करता है कि चारों ओर कंफ्यूजन है, और तभी एक आदमी उसकी ओर तलवार तान कर पूछता है कि क्या उसे उठने के लिए दूसरा अटैक चाहिए। वो आदमी मर्सिनरीज का कैप्टन था। संगुन माफी मांगते हुए सोचता है कि क्या वही उसे हिट करने वाला था। वो आदमी इन्फॉर्म करता है कि उन पर अटैक हो रहा है, और लड़के से कहता है कि वो एक वेपन उठाए। तभी सिस्टम उसके सामने ऑप्शन शो करता है। संगुन ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि बो का ऑप्शन क्यों नहीं था। तभी कोई उसकी लाइव में कमेंट करता है कि क्या वो बो से चैलेंज लेना चाहता है। लड़का हैरान हो जाता है कि लोग उसे देख रहे थे, और सोचता है कि उसने सही गेम चुना। संगुन पूछता है कि उसे बो लेने के लिए चैलेंज क्यों करना चाहिए। वो आदमी पूछता है कि क्या वो इस गेम में न्यू है, और बताता है कि बो से गलती से एलाइजर्स को हिट किया जा सकता है। साथ ही एरो काउंट करना पड़ता है जो दिक्कत दे सकता है। लड़का समझ जाता है और कमेंट करने वाले का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो आदमी प्रोटैगोनिस्ट को तलवार लेने का सजेशन देता है, लेकिन लड़का फिर भी बो ही चुनता है। लोग उसे न्यूबी कहकर चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि उसका बो कहाँ है, लेकिन तभी एक एरो उसके पीछे वाले आदमी के चेस्ट में लगती है, और वो उसकी तरफ उड़कर आता है। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसे बो मिल गया, लेकिन सिर्फ 20 एरो थे। चैट उसे फिर से चिढ़ाने लगती है कि जब भी कोई न्यू बो लेता है, ऐसा ही होता है। उसका कैप्टन उसे देखता है और पूछता है कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा, और अटैक करने को कहता है। संगुन फोकस करके अपने टारगेट पर एम करता है, ध्यान से देखते हुए एरो शूट करता है और दुश्मन को एकदम परफेक्ट हिट करता है। उसकी लाइव की चैट उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाती है। लड़का सोचता है कि ये ट्रेडिशनल आर्चरी से अलग था, और मानता है कि ये पुराने और नए एरा का मिक्स था। वो चैट से पूछता है कि क्या दुश्मनों को हराने के लिए सिर्फ एक एरो काफ़ी थी, लेकिन चैट बताती है कि ये गेम पूरी तरह रियल लाइफ जैसा सिम्युलेट करता है। संगुन थैंक्स कहता है और सोचता है कि उसे बस हर बार हेडशॉट मारना होगा। चैट उसे फिर चिढ़ाने लगती है क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वो रिजल्ट से सबको साबित करेगा। फिर वो अपनी एरो शूट करना शुरू करता है, हर दुश्मन के वाइटल पॉइंट्स पर एकदम परफेक्ट हिट करता है। लड़का कहता है कि अब लेट हो रहा है, तो उसे ये जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए। संगुन अपने कैप्टन को बैटल में देखता है, और रियलाइज करता है कि ये शील्ड बेयरर्स की बैटल थी। वो सोचता है कि उसे हेल्प करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर उसने किया तो उसकी एरो खत्म हो सकती थी। तभी वो एक ओपनिंग नोटिस करता है और एरो दुश्मन के सिर पर शूट करता है,
और उसे एहसास होता है कि ये लास्ट एनिमी था, क्योंकि बाकी सब भाग चुके थे। लड़के को एहसास होता है कि चैट में कोई भी कुछ टाइप नहीं कर रहा था, ये पूछते हुए कि ये कब हुआ। लेकिन फिर चैट में लोग इनक्रेडिबल रिएक्शन देने लगते हैं, क्योंकि जो उसने किया वो नॉर्मल नहीं था। कई लोग उससे सवाल करने लगते हैं। संगुन पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया या उसे बॉस को नहीं मारना चाहिए था। लेकिन चैट कहती है कि बॉस को मारना पॉसिबल ही नहीं था, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक शॉट में सब खत्म हो जाता है। फिर चैट में मेंशन होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि बॉस को हेडशॉट लगे और वो मर जाए। वो कंफर्म करता है और पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था। चैट में लोग कहते हैं कि बॉसेस के पास शील्ड होती है, इसलिए अगर तुम फास्ट नहीं हो तो वो हर अटैक डॉज कर लेते हैं। फिर वो पूछता है कि क्या किसी ने कभी बो यूज नहीं किया, क्योंकि एरो पुल करना आसान था। चैट में कोई सरप्राइजर होकर पूछता है कि क्या प्रोटैगोनिस्ट हर बार बो को मैक्सिमम तक होल्ड कर सकता था। तभी एक पर्सन आता है और प्रोटैगोनिस्ट को बुलाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो सच में वही था, क्योंकि वो अलग लग रहा था। वो कहता है कि ये इनक्रेडिबल था, उसने कभी किसी को बो और एरो में इतना अच्छा नहीं देखा। चैट सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि पहली बार उन्होंने कैप्टन को इस तरह बात करते सुना था। उसी टाइम वो पूछता है कि ये मर्सिनरी कौन है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। गेम कम्युनिटी, जिसे एज ऑफ द किंगडम के नाम से जाना जाता था, वो अब स्टैग्नेंट हो चुकी थी। ज़्यादातर प्लेयर्स को गेम पसंद था, लेकिन इंटरेस्टिंग मोमेंट्स की कमी के कारण लोग हमेशा वही चीज़ें डिस्कस करते थे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें एक बिगिनर लड़के ने भागने के बजाय अकेले ही बॉस को मार दिया और उसके कैप्टन ने उसे प्रेस किया। हर कोई सरप्राइज था, ये सोचते हुए कि ये फेक होगा, क्योंकि उन्होंने कभी रोमन को किसी की तारीफ करते नहीं देखा था। ये इम्पॉसिबल लगा, क्योंकि वो बस एक नया प्लेयर था जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी अकाउंट बनाई थी। लड़का उन सारे कमेंट्स को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा उसके साथ होगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर लोग इस बारे में डिस्कस करते रहेंगे तो उसकी इमेज और बढ़ेगी। लेकिन तभी एक कमेंट उसे चौंका देता है। उसमें लिखा था कि इलेक्ट्रो, जो एक वेटन था, वो भी उस बॉस से बिना चोट खाए नहीं निकल सकता था। संगुन उस नाम को याद करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीमर्स में से एक था। उसे सरप्राइजेस होता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में उसकी कंपैरिजन टॉप प्लेयर्स से की जाने लगी। फिर चैट में कहा जाता है कि लड़के को इतना बड़े प्लेयर से कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि ये बहुत क्रूर होगा। वो ये सब देख रहा होता है और खुद से पूछता है कि क्या ये सब रियल था। उसी समय उसका फ़ोन बजता है, उसका दोस्त कॉल कर रहा था। उसका दोस्त पूछता है कि क्या उसकी लाइफ सक्सेसफुल रही, और लड़का कंफर्म करता है। वो पूछता है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट बताता है कि सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा था। फिर दोस्त पूछता है कि क्या उसकी स्ट्रीम पर कोई व्यूज़ आए, और लड़का बताता है कि उसे 20 व्यूज़ मिले। एक बिगिनर के लिए इतने सारे व्यूज़ देखकर उसका दोस्त सरप्राइजेस हो जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया कि इतने व्यूज़ मिल गए। लड़का बस जवाब देता है कि उसने एक अच्छा गेम चुना। दोस्त पूछता है कि उसके पास इतना टैलेंट क्यों है, और उनकी बातचीत कुछ देर तक चलती रहती है। फिर प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि उसे फ़ोन काटना होगा, क्योंकि उसे अपनी अगली लाइव की तैयारी करनी थी। लेकिन दोस्त पूछता है कि क्या वो डिनर टाइम पर स्ट्रीमिंग करेगा। लड़का जवाब देता है कि उसने डिनर नहीं किया, क्योंकि अब यही उसका जॉब था। उसका दोस्त ये सुनकर उसके लिए खुश होता है। उसी टाइम कोई उसे कॉल करता है और पूछता है कि वो इस टाइम क्यों खा रहा है। फिर वो फ़ोन काट देता है और कैप्सूल खोलता है। लड़का सोचता है कि उसे थोड़ा और अच्छा खाना चाहिए था, लेकिन वो जल्दी स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि जब से उसने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो सोचता है कि कितने समय से उसने ऐसा फील नहीं किया था। अटेंशन जो उसे मिल रही थी, वो सब इनक्रेडिबल था। फिर लड़का अपनी लाइव स्टार्ट करता है और कमेंट्स की फ्लडिंग होने लगती है। लोग पूछ रहे थे कि वो इस टाइम लाइव क्यों कर रहा था। संगुन को यह अजीब लगता है, क्योंकि कमेंट्स पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे थे। फिर वो व्यूज़ चेक करता है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। वो उस नंबर को देखकर सरप्राइजेस हो जाता है। प्रोटैगोनिस्ट नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो पहले कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं रहा था। लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता है कि ये रियल लाइफ नहीं है, ये बस एक गेम है, और वो थर्ड पर्सन में खेल रहा है। वो खुद को संभालते हुए कहता है कि उन्हें वहीं से कंटिन्यू करना चाहिए जहां उन्होंने पिछली बार स्टॉप किया था। उधर प्रोटैगोनिस्ट का दोस्त
सोचता है कि कभी किसी को खाने के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसी पल उसे सैंग का मैसेज मिलता है, जिसमें वो उसे धन्यवाद कहता है और कहता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वो उसे एक ड्रिंक पिलाएगा। उसका दोस्त खुश होता है क्योंकि वो कड़ी मेहनत कर रहा था, ये कहते हुए कि सैंग हमेशा से एक मेहनती इंसान रहा है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, कुछ ऐसा जो उसे कॉल कट करने से पहले कहना था, लेकिन वो भूल गया। उसी समय कोई आता है और बताता है कि उसकी एक मीटिंग है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे लड़के से क्या कहना था, लेकिन उसे याद आता है कि ये कुछ बॉडी ऑप्टिमाइजेशन से जुड़ा था। प्रोटैगोनिस्ट की ओर लौटते हुए वो बताता है कि सोने से पहले उसने कुछ रिसर्च की थी कि कैसे स्ट्रीमर्स कंट्रोवर्सीज के दौरान अपनी ऑडियंस को हैंडल करते हैं। स्ट्रीमर्स की टिप्स याद करते हुए लड़का उन लोगों का धन्यवाद करने लगता है जो लाइव में थे। व्यूअर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने उन लोगों के नाम भी याद रखे थे जो पहले से मौजूद थे। वो कहता है कि उसके पास पहले से ही ऐसे लोग हैं जो देर रात उसकी स्ट्रीम देखते हैं और कि वो एक जीनियस है। सैंग शर्मा जाता है और कहता है कि उसे जीनियस कहना कुछ ज्यादा ही हो गया। इसके बाद लड़का गेम में एंटर करता है। आंखें खोलते ही उसे एहसास होता है कि वो घोड़े पर सवार है। उसे याद आता है कि उसने रोमन से उसे अपने कैप्टन से मिलवाने को कहा था और इसी वक्त वो एक मिशन पर जा रहा था। वो कहता है कि उसे अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है। उसी पल प्रोटैगोनिस्ट को एक नया मिशन मिलता है, एक नोबल को एस्कॉर्ट करना। उसे लगता है कि ये कोई खास मिशन नहीं है। सैंग सोचता है कि एक मर्सेनरी होते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बॉडीगार्ड बन जाएगा। लड़का चौंक जाता है और कहता है कि ये गेम कितना रियलिस्टिक है, क्योंकि उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो असली घोड़े की सवारी कर रहा हो। फिर उसका कैप्टन पूछता है कि क्या ये उसकी पहली बार घुड़सवारी है। सैंग कहता है कि उसे बस कुछ ही मौके मिले थे। वो सोचता है कि वो एक एनपीसी से कितनी नेचुरली बात कर रहा है। रोमन मुस्कुराता है और कहता है कि उसे जल्दी ही इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ये सुनकर चैट में लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने रोमन को पहले कभी इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। जब प्रोटैगोनिस्ट घुड़सवारी कर रहा होता है, तभी एक व्यूअर पूछता है कि ये किस तरह का मिशन है। क्या ये वही मिशन नहीं है जिसमें घुड़सवार बैंडिट्स आते हैं? तभी उन्हें एहसास होता है, एक ग्रुप ऑफ बैंडिट्स उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। प्रोटैगोनिस्ट चौंक जाता है क्योंकि बैंडिट्स सच में अटैक करने आए हैं। उसके व्यूअर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें फिर से प्रोटैगोनिस्ट को एक्शन में देखने को मिलेगा। सैंग सोचता है कि उसके पास सिर्फ फैंस नहीं हैं बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो उसकी हार देखना चाहते हैं। वो कहता है कि ये एक स्पोर्ट्स में नॉर्मल बात है। लड़का कहता है कि बैंडिट्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा है। तभी प्रोटैगोनिस्ट अपना तीर चलाने की तैयारी करता है और सोचता है कि ये मर्सेनरी हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। वो तीर चलाता है और सीधा उनके लीडर को हिट करता है। व्यूअर्स हैरान रह जाते हैं कि उसने ये किया कैसे। लड़का खुद भी पूछता है कि ये क्या हो रहा है। चैट में लोग पूछते हैं कि क्या उसने देखा नहीं कि उसने उनके कैप्टन को हरा दिया है। लेकिन सैंग कहता है कि ये बस एक्सीडेंटली हो गया और उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए। फिर सैंग एक एक करके तीर चलाता जाता है और हर तीर बिल्कुल सटीक लगता है। प्रोटैगोनिस्ट की स्किल्स देखकर बैंडिट्स भागने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें भागने नहीं दे सकता था। जैसे ही वो भागते हैं, रोमन ऑर्डर देता है कि लड़का उन सभी को मार डाले। उसी पल सिस्टम उसकी मिशन को अपडेट कर देता है। अब उसे सभी बैंडिट्स को खत्म करना होगा। इसी दौरान कोई उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो पूछता है कि ये कौन है। देखने वाला समझ नहीं पाता कि सैंग एक बो क्यों इस्तेमाल कर रहा है और सोचता है कि शायद ये कोई चैलेंज है। वो जो उसकी स्ट्रीम देख रहा था वो एक फेमस स्ट्रीमर था, कॉर्न जेली। जब वो देखता है कि सैंग सिर्फ बो और एरो से बैंडिट्स को हरा रहा है, तो वो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि सिर्फ एक हेडशॉट से दुश्मन को हराना मुमकिन नहीं। फिर वो सोचता है कि क्या ये एक परफेक्ट शॉट था। संक्षेप में, भले ही कोई क्रिटिकल हिट कर दे, किसी बॉस को सिर्फ एक शॉट में हराना नामुमकिन था। लेकिन इस गेम में एक हिडन स्किल थी, परफेक्ट शॉट। हालांकि ज्यादातर यूजर्स को इस स्किल के बारे में पता ही नहीं था और यहाँ तक कि वेटरन्स के भी इस पर अलग अलग ओपिनियन थे, क्योंकि किसी ने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट न सिर्फ इसे सफलतापूर्वक कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका हर अटैक एक परफेक्ट शॉट हो। कॉर्न जेली को शक होने लगता है कि प्रोटैगोनिस्ट कोई हैक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर
वो सोचता है कि ऐसा गेम में हैक्स का यूज़ करना बेकार होता, क्योंकि कोई भी इतनी मेहनत से इसमें चीटिंग नहीं करता। लड़के की प्रोफाइल को ऑब्जर्व करते हुए वो आदमी सोचता है कि क्या वो सिर्फ यही गेम खेलता है। लेकिन फिर उसे सरप्राइजेस होता है जब उसे पता चलता है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर नया है। सैंगुन की ओर लौटते हैं, जो अभी भी बैंडिट्स के पीछे पड़ा हुआ है। रोमन सजेस्ट करता है कि उसे शॉर्ट रेंज वेपन यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे निशाना लगाना आसान होगा। लड़का कहता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन सैंगुन फिर भी अपने बो का ही इस्तेमाल करना पसंद करता है। रोमन कहता है कि वो समझ सकता है, और अगर प्रोटैगोनिस्ट कर रहा है तो उसे जरूर सक्सेस मिलेगी। सैंगुन सोचता है कि उसने पहले कभी घुड़सवारी नहीं की थी, और ये पहली बार था जब वो किसी मूविंग टारगेट पर निशाना लगा रहा था। अपने एरो को पकड़ते हुए वो सोचता है कि चाहे वो कितना भी ध्यान दे, उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। वो एरो फायर करता है और बैंडिट के नेक पर हिट करता है। उसकी लाइव स्ट्रीम देखने वाले व्यूअर्स सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक मूविंग टारगेट को हिट कर दिया था। लड़का सोचता है कि वो हेड पर निशाना लगा रहा था, लेकिन नेक पर हिट हो गया, और भले ही उसने उसे एलिमिनेट कर दिया, उसे ये पसंद नहीं आया। फोकस करते हुए वो दोबारा एरो फायर करता है, और इस बार बैंडिट के हेड पर सही निशाना लगता है। रोमन ये देखकर कि सैंगुन ने क्या किया यकीन नहीं कर पाता कि ये इतना जल्दी हो गया। वो कहता है कि वो एक इनक्रेडिबल आर्चर है। बाकी मर्सेनरी भी कंफर्म करते हैं कि उन्होंने पहले कभी किसी को ऐसी स्किल्स के साथ नहीं देखा। उसके व्यूअर्स भी सरप्राइज होते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कभी मर्सेनरीज को इस तरह रिएक्ट करते नहीं देखा, और ये लड़का वाकई में बहुत टैलेंटेड है। उसी समय एक अनजान व्यक्ति से एक डोनेशन आता है, जिसका नाम ऑरन जेलो होता है, और वो कहता है कि यह शॉट अमेजिंग था। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। एक नोबल प्रोटैगोनिस्ट के पास आता है और कहता है कि सैंगुन ने बहुत अच्छा काम किया, और वो उसके नाम को याद रखेगा। मैसेज को देखते हुए सैंगुन सोचता है कि यह पहली बार था जब उसे कोई डोनेशन मिला। वो ये भी नोटिस करता है कि वो स्ट्रीमर शायद काफ़ी फेमस था, क्योंकि उसका चैट इस बात से एक्साइटेड था कि वो स्ट्रीमर उसकी स्ट्रीम में आया था। चैट सरप्राइज होकर उसे कुछ बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे एक फेमस स्ट्रीमर से डोनेशन मिला था। सैंगुन कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि चैट उससे किसी रिएक्शन की डिमांड कर रहा था। फिर व्यूअर्स उसे अपने बो से कोई रिएक्शन देने के लिए कहते हैं। वो अपना एरो तैयार करता है और उसे आसमान में शूट कर देता है। चैट पूछता है कि उसने बस एरो क्यों शूट किया, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन उसी पल एरो उसकी खुद की हेड पर लग जाता है। व्यूअर्स जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खुद को ही एलिमिनेट कर देगा। कैप्सूल से बाहर आते हुए सैंगुन सोचता है कि वो एरो आखिर रिकोशिक क्यों हुआ। वो मेंशन करता है कि कैप्सूल बहुत गर्म हो गया था, और शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ओल्ड जनरेशन का था। चैट ये नोटिस करके कि लाइव स्ट्रीम खत्म हो गई है, पूछता है कि उसने अचानक से क्यों बंद कर दिया। लड़का एक मैसेज भेजता है कि उसने गेम छोड़ दिया क्योंकि उसका कैप्सूल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। इसके बाद व्यूअर्स उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वापस आए और गेम कंटिन्यू करे। सैंगुन सोचता है कि उसकी रिएक्शंस उससे बेहतर थीं जितना उसने सोचा था। वो एक कमेंट के बारे में सोचता है, जिसमें कहा गया था कि उसमें टैलेंट है, और ये भी कि शायद ये एक स्ट्रीमर के लिए अच्छा हो सकता है। उसे ये भी पसंद आया कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो स्ट्रीम ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। लाइव ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही व्यूअर्स सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक बड़े स्ट्रीमर से डोनेशन मिलने के तुरंत बाद ही स्ट्रीम बंद कर दी। स्ट्रीमर की प्रोफाइल को ऑब्जर्व करते हुए सैंगुन सोचता है कि वो सच में बहुत फेमस था। उसके कुछ वीडियोस देखने के बाद लड़का उसे इनक्रेडिबल मानता है, और सोचता है कि उसके दूसरे वीडियोस भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि इतना बड़ा स्ट्रीमर उसकी ब्रॉडकास्ट में क्यों आया था। उसी पल उसे एक मैसेज मिलता है। अकेली सिर्फ केडो और इजी में ही नहीं, बल्कि एक गेम जिसे ऑलराउंडर कहा जाता था, उसमें भी मास्टर था। उसने प्रोटैगोनिस्ट को मैसेज किया था, जिसमें लिखा था कि उसे सैंगुन पसंद आया, और उसने सजेस्ट किया कि वे कभी साथ में रिकॉर्डिंग करें। उसका मैसेज देखकर सैंगुन सोचता है कि उसे कैसे जवाब देना चाहिए। वो जानता था कि वो कोई ऐसा इंसान था जो फेमस होना चाहता था, और अगर वो दोनों कोलैब करते तो ये उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प होती। सैंगुन इस बारे में सोचता है कि यह मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था जिससे वो इस बारे में डिस्कस कर सके। उसी पल उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है।
चूक कहता है कि उसने अभी उसकी ब्रॉडकास्ट देखी और पूछता है कि क्या उसका नाम अल्मा था। सैंगुन कंफर्म करता है कि हाँ वही है। जूक पूछता है कि जब उसे डोनेशन मिला तो उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वो एक आर्चर है, इसलिए उसे हमेशा शांत रहना चाहिए। वो कहता है कि जब से वो छोटा था लोग उसे जीनियस बुलाते थे, इसलिए वो बस उसी तरह बिहेव कर रहा था। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि उसने उसे कॉल सिर्फ यही कहने के लिए किया था, लेकिन जूक के पास कहने के लिए कुछ और भी था। असल में उसने अभी अभी अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। सैंगुन पूछता है कि उसने जॉब क्यों छोड़ी। उसका फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि उसने अपने बॉस से झगड़ा कर लिया था। वो कहता है कि वो उसे बहुत लंबे समय से झेल रहा था क्योंकि उसका बॉस पूरा बेवकूफ था। अब उस दिन से लेकर आगे तक वो उसका मैनेजर बन गया और वो एक्साइटेड था उसके साथ काम करने के लिए। जब प्रोटैगोनिस्ट ने पहली बार कैप्सूल यूज किया था, तब उसने उसे देखा और सोचा कि उसे आर्चरी बहुत पसंद है और वो भी डिस्कवर करना चाहता था कि उसे क्या पसंद है। संगुन बोलता है कि अगर उसने उसकी हेल्प की तो उसकी करियर खराब हो जाएगी, लेकिन जुड़ी उसे कहती है कि टेंशन मत लो, क्योंकि 1 साल का ब्रेक लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर ये सही से काम कर गया तो बहुत अच्छा होगा। लड़का मेंशन करता है कि वो कल से काम शुरू कर सकता है और झूक पूछता है कि क्या हुआ। वो सरप्राइज है क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट ने गेम के सबसे बड़े स्ट्रीमर में से एक के साथ कोलैब कर लिया था। संगुन पूछता है कि क्या ये सही में ठीक रहेगा, और झूक कहता है कि उन्हें ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। प्रोटैगोनिस्ट बोलता है कि वो लोगों को इम्प्रेस करने में अच्छा नहीं है, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि वो उस पर छोड़ दे क्योंकि उसके पास कुछ आइडिया है। सीन कट होता है और एक बिल्डिंग दिखाई देती है, अभी भी दिन की रोशनी में। एक लड़की प्रोटैगोनिस्ट की प्रोफाइल देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या वो सच में उससे उस जगह मिल सकती है। चैली मेंशन करता है कि उसने लड़के को इसलिए चुना क्योंकि उसे उसमें पोटेंशियल दिखा, लेकिन वो भूल गया कि वो अभी भी एक स्टार था। फिर लड़की मेंशन करती है कि जब उसने दूसरे स्ट्रीमर के साथ कोलैब किया तो वो लगभग पागल हो गया था, जिससे ब्लॉन्ड एम्बैरेस्ड फील करता है। जेली मेंशन करता है कि उसकी फिजिक्स देश में बेस्ट में से एक थी और उसे हेल्प करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। लड़की पूछती है कि क्या उसने पहले उसे पर्सनली मिला है, लेकिन वो सरप्राइज हो जाती है जब जेली कहता है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। फिर वो इरिटेट होकर बोलती है कि वो सिर्फ उसकी ब्रॉडकास्ट फेल होने के बाद ही कंप्लेन कर सकता है। उसी समय कोई आता है और पूछता है कि क्या वो जेली है। वो प्रोटैगोनिस्ट था जो उन्हें ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। सब उसकी खूबसूरती देखकर सरप्राइजेस हो जाते हैं। फिर जेली खड़ा होता है, उसे ग्रीट करता है और उसका नाम दोहराता है। चोक नोटिस करता है कि प्रोटैगोनिस्ट के पीछे एक और आदमी है और पूछता है कि वो कौन है। वो स्ट्रीमर का दोस्त और एजेंट था जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और एक कार्ड देता है। जब वो जुड़ का कार्ड देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसने पहले भी बड़ी कंपनियों में काम किया था। वो कहता है कि ये कोई स्पेशल बात नहीं है और पूछता है कि उसके बगल में जो लड़के वो कौन है। लड़की कहती है कि वो सिर्फ एक मैनेजर है, लेकिन उसकी तुलना जुड़ से नहीं की जा सकती और वो उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थी। मीटिंग शुरू होती है और जे मो मेंशन करता है कि वो ब्रॉडकास्ट सीक्वेंस को टेबल पर देख सकते हैं और जिन पार्ट्स में एडजस्टमेंट चाहिए उस पर डिस्कस कर सकते हैं। कुछ टाइम तक डिस्कशन और एडजस्टमेंट्स के बाद मीटिंग फिनिश हो जाती है, लेकिन उससे पहले जे पैसों की बात करना चाहता था। हालांकि प्रोटैगोनिस्ट उसे इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो इस फील्ड में नया है और उसे उनकी हेल्प चाहिए, इसलिए उसे पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। जे कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है और लड़की कहती है कि बाद में एक पार्टी होगी। एस कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जूक उसे इंटरप्ट करता है और कहता है कि उनके लिए कुछ कॉम्पेंसेशन अच्छा रहेगा। फिर जैमिक को एक आइडिया आता है और वो सजेस्ट करता है कि उसकी ब्रॉडकास्ट से जो डोनेशन आएगा उसका आधा हिस्सा प्रोटैगोनिस्ट को मिलेगा। चूक उसकी इस प्रपोजल पर सरप्राइजेस होता है। कुछ टाइम बाद चूक कहता है कि उन्होंने ब्रॉडकास्ट की वैल्यू का आधा हिस्सा हासिल कर लिया, मेंशन करते हुए कि उसने चैनल के मिनिमम डोनेशन वैल्यू को चेक किया और देखा कि पिछले महीने ये 2 मिलियन था। जूगी प्रोटैगोनिस्ट को बताता है कि उसे उसके लिए कुछ देना है और उसे मीटिंग की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। सान पूछता है कि उसे इसकी ज़रूरत क्यों थी, लेकिन लड़का कहता है कि यह सिर्फ सिक्योरिटी के लिए था। जूक प्रॉफिट मेंशन करता है, ये कहते हुए कि अगर वो 300 महीना कमाता है तो वो सिर्फ 20% एक्स्ट्रा वैल्यू चाहता है। लड़का मेंशन करता है कि वो अभी तक मिनिमम वेज भी नहीं कमा रहा और पूछता है कि क्या ये सही रहेगा, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उसके पास कुछ सेविंग्स हैं। कुछ टाइम बाद प्रोटैगोनिस्ट अपने घर पर लाइव शुरू करता है।
उसी समय एक व्यूअर मेंशन करता है कि उसने सुना है कि प्रोटैगनिस्ट ने जैली के साथ कोई डील की है और पूछता है कि क्या ये सच है। संगुन सोचता है कि रूमर्स पहले से ही फैल रहे हैं और नोटिस करता है कि लाइव में ज्यादा लोग हैं, सोचते हुए कि उसे अभी इस पर बात नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और आज वो बैंडिट्स के लीडर के पीछे जाएंगे और उन्हें एक ही बार में गिरा देंगे। लेकिन उसके चैट में लोग वार्न करते हैं कि बॉसेस सिर्फ एक शॉट में नहीं मरते। प्रोटैगोनिस्ट कंफ्यूजस हो जाता है क्योंकि पहले उसने एक बॉस को सिर्फ एक शॉट में हरा दिया था। एक व्यूअर बताता है कि वो बॉस नहीं था, बल्कि एक एलीट मोब था और एक असली बॉस उससे बहुत बड़ा होता है। संगुन सोचता है कि ये बुरा हुआ और उसे उस मोब को मारने की इतनी शेखी नहीं बखारनी चाहिए थी। उसी समय प्रोटैगोनिस्ट के लिए एक मिशन अपीयर होता है बॉस को सिर्फ एक शॉट में मारने का। लड़का मिशन एक्सेप्ट कर लेता है सोचकर कि चाहे ये एक इम्पॉसिबल मिशन हो, ये अच्छा है क्योंकि एक बड़ी रिवॉर्ड आने वाले डोनर्स के लिए बैरियर कम कर देगी। उसी मोमेंट कई डोनेशंस आने लगती हैं और लड़का सबको थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। फिर सैंगयम गेम में एंटर करता है, लेकिन उसी वक्त एक लड़की उसे कॉल करती है और उसे बैंडिट्स से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता कि वो कैसे रिपे करे। सैंगयम सोचता है कि ये गेम की हीरोइन हो सकती है और ये भी कि अगर उसने गलत जवाब दिया तो स्टोरी का कोर्स चेंज हो सकता है। फिर लड़के के सामने दो रिस्पॉन्स ऑप्शंस आते हैं, एक ये कहने का कि ये उसका काम था और दूसरा कि लड़की उसे पे करे। प्रोटैगोनिस्ट पहला ऑप्शन चुनता है और कहता है कि ये उसका काम था। लड़की उसे थैंक्स बोलती है और एक व्यूअर कहता है कि उसने ये गेम सिर्फ उसके लिए खेलना शुरू किया, लेकिन कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि रोसानो उससे कहीं बेहतर थी। सैंग सोचता है कि ये दूसरी हीरोइन का नाम होगा। उसी मोमेंट उसका कैप्टन आ जाता है। एलिया मेंशन करती है कि अभी भी आसपास बैंडिट्स होने की चांस है और रोमन से कहती है कि सोल्जर्स भेजे। रोमन कहता है कि वो ऐसा करेगा। कुछ देर बाद प्रोटैगोनिस्ट पहले से ही पहाड़ पर बैंडिट्स को वॉच कर रहा होता है। रोमन उसे कॉल करके धीरे से कहता है कि वे सभी एक साथ अटैक करने वाले हैं। सैंग सोचता है कि ये उससे ज्यादा टेंस लग रहा है जितना उसने सोचा था, क्योंकि गेम में उसे जो फीलिंग्स हो रही थी वो रियल लाइफ जैसी ही लग रही थी। उसी मोमेंट मर्सनरीज बैंडिट्स पर अटैक कर देते हैं। बैंडिट्स एम्बुश को नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि वे कहाँ से आए। लेकिन तभी एक बैंडिट को हेडशॉट मिलता है जैसे ही वो उठता है और उसका दोस्त भी तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। प्रोटैगोनिस्ट सपोर्ट के तौर पर एक एक कर बैंडिट्स को गिराता रहता है, लेकिन वे उसे नोटिस कर लेते हैं और उसके पीछे किसी को भेज देते हैं। तभी सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसने एक कंडीशन कंप्लीट कर ली है जिससे उसकी नई कॉन्सिक्यूटिव शूटिंग एबिलिटी अनलॉक हो जाती है। सैंग अपनी नई स्किल टेस्ट करने के लिए बैंडिट्स पर शूट करता है और एक एक कर सभी को हिट करता है। उसके व्यूअर्स सरप्राइज हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये एबिलिटी वाकई यूजलेस थी। लेकिन लड़का खुश होता है और कहता है कि वो धनुष उससे कहीं बेहतर था जितना उसने सोचा था। व्यूअर्स उसके इस रिएक्शन पर और भी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि वो इनक्रेडिबल है। उसी मोमेंट उसे एक और डोनेशन मिलता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या प्रोटेगोनिस्ट की कोई गर्लफ्रेंड है। लड़का शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि नहीं है। सैंग सोचता है कि ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल फन भी है, क्योंकि ये गेम बहुत ही इनक्रेडिबल लग रहा है। तभी रोमन आता है और कहता है कि ऑलमंड बहुत अच्छा कर रहा है और वो किंगडम के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स से ज्यादा दूर नहीं है। फिर एक और पर्सन डोनेशन करता है और लड़के से पूछता है कि गेम अचानक खत्म क्यों हो गया और बॉस कहाँ है। लड़का इस डिटेल को याद करता है, लेकिन तभी एक मशीनरी कमांडर को बुलाकर बताता है कि जमीन पर पड़ा ये बॉस का कॉर्प्स शरीर हो सकता है। व्यूअर्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। सैंग दुखी हो जाता है क्योंकि मिशन ने इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन तभी उसे जेली से उसी वैल्यू का डोनेशन मिलता है जितना मिशन का था, ये कहते हुए कि ये परफेक्ट शॉट था। व्यूअर्स सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि जेली दोबारा आ गया था। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि ये परफेक्ट शॉट क्या था। चिमुका उदास हो जाता है क्योंकि वो सबको प्रूव करना चाहता था कि ये एबिलिटी वाकई एग्जिस्ट करती है। प्रोटैगोनिस्ट से क्लियरली एक्सप्लेन करने को कहा जाता है, लेकिन लड़का खुद सरप्राइज हो जाता है जब उससे पूछा जाता है कि उसे ये स्किल पता भी थी या नहीं। तभी झुक एक और डोनेशन करता है और पूछता है कि क्या प्रोटैगोनिस्ट को इस स्किल के बारे में नहीं पता था। लड़का कंफर्म करता है कि नहीं पता था। जेली मेंशन करता है कि सैंग ने इस एबिलिटी का यूज पूरे टाइम किया, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता था कि ये क्या थी।
वो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि उसमें कितना जीनियस था। फिर वो लड़के को एक और डोनेशन देता है और कहता है कि परफेक्ट शॉट सच में एग्जिस्ट करता है और वो इसे प्रूव करेगा। वो सजेस्ट करता है कि अगले दिन वो इसके साथ रिकॉर्डिंग करे। व्यूअर्स मेंशन करते हैं कि रूमर सच थे कि वे दोनों कोलैब करने वाले थे। एस सजेस्ट करता है कि उसे सोच समझकर प्ले करना चाहिए कि उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तभी उसके व्यूअर्स अलग अलग बातें कहने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उसने मना किया तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसी मोमेंट लड़के को एक और डोनेशन मिलता है जिसमें कहा जाता है कि अगर उसने इस एबिलिटी के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया तो फिर से डोनेट किया जाएगा। सैंग कहता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा। चे एक और डोनेशन भेजता है और उसे थैंक्स कहता है, ये बताते हुए कि वो जल्द ही उससे कांटेक्ट करेगा। चैट उनकी कोलैबोरेशन को लेकर खुश हो जाती है, लेकिन ए सोचता है कि उसने पहले से ही ये रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उसे लगता है कि जेली इस एबिलिटी को लेकर एक स्टोरी बनाएगा ताकि हाइप बढ़ सके। संगन के व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि उसने 1 लाख रुपए का डोनेशन रिसीव किया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। पर प्रोटागोनिस्ट मेंशन करता है कि जेली ऑलरेडी लाइव छोड़ चुका था। संगन सोचता है कि उसने एक बॉस हरा दिया और अपनी लाइव भी प्रमोट कर दी, तो ये परफेक्ट मोमेंट था लाइव एंड करने का। वो एक और एरो ऊपर फेंकता है, डोनेशन के लिए थैंक्स बोलते हुए, लेकिन वो सीधा उसके हेड पे गिरता है। लड़का रिलीव्ड फील करता है क्योंकि कैप्सूल काफी गर्म था, लेकिन वरीड भी होता है सोचकर कि अगर उसने मरने के बाद लाइव एंड की तो क्या ये बुरा होगा। उसे लगता है जैसे ये गेम सच में उसको इफेक्ट कर रहा है। उसी मोमेंट जू कॉल करता है और कहता है कि कल मिलेंगे। पूछता है कि मीटिंग का लोकेशन क्या होगा, लेकिन संगन बताता है कि वो ऑनलाइन बात करेंगे। जूक मेंशन करता है कि उनका एग्रीमेंट था, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। संगन सोचता है कि उसको अपनी वाइफ, शायद कोई एनपीसी या एआई की रिएक्शन देखनी चाहिए। फिर से उसके व्यूअर्स सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसने अपनी ब्रॉडकास्ट मर कर एंड की। लेकिन तभी सायु नोटिस करता है एक वीडियो जो शेयर की गई थी, जिसमें संगन ने बॉस को सिर्फ एक शॉट में हरा दिया था। कमेंट सेक्शन में लोग वीडियो डिस्कस करने लगते हैं, पर एक व्यूअर मेंशन करता है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब उसकी कोलैबोरेशन झूक के साथ होगी। उसी मोमेंट किसी का कॉल आता है। जे संगन से पूछता है कि क्या उसने यूट्यूब पे वीडियो देखा जो किसी ने अपलोड किया था, क्योंकि उस पर ऑलरेडी 40,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। करता है कि उसका उस ऐप पे कोई अकाउंट नहीं है, पर झूक ने अपने चैनल पे उनकी कोलैब का वीडियो अपलोड किया है। जब एक अननोन पर्सन प्रोटैगोनिस्ट का वीडियो देखता है जिसमें उसने बॉस को हराया था, तो वो पूछता है कि क्या ये एबिलिटी सच में एग्जिस्ट करती है। उसको ये रियलाइज होता है कि चाहे संगन एक बिगिनर हो, पर वो एक प्रो की तरह खेल रहा है। जो भी वीडियो देख रहा था, वो कोलैब का दिन आने का वेट कर रहा था। नेक्स्ट डे कॉर्न जेली का यूट्यूब लाइव सबसे ज्यादा व्यूज गेन करता है। जेएमसी मेंशन करता है कि लाइव स्टार्ट होने वाला है और पूछता है कि लड़के के साथ सब कुछ ठीक है ना। यूजुअली स्ट्रीम के स्टार्टिंग में सिर्फ 3,000 से 4,000 लोग होते हैं, तो उसे अभी आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब लाइव स्टार्ट होती है तो ऑलरेडी 10,000 लोग देख रहे होते हैं। संगन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो जेली को ऑब्जर्व करता है जो अपने व्यूअर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है जब तक और लोग ज्वाइन करें। शुका पूछता है कि किस किस ने यूट्यूब वीडियो देखा था और मेंशन करता है कि उनके पास एक स्पेशल गेस्ट है जिसका इंटरव्यू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो प्रूफ देने वाले थे कि परफेक्ट शॉट एबिलिटी रियल है। चैली नोटिस करता है कि व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, तो वो कहता है कि लड़का अपना इंट्रो देगा और उसका नाम एल्मॉन अनाउंस करता है। प्रोटैगोनिस्ट इंट्रोड्यूस करता है अपना नाम बताकर। चैट सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि वो इतना ब्यूटीफुल कैसे है। लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं उसकी लुक्स पर। चिको कहता है कि हाँ, वो सच में खूबसूरत है और वो भी शॉक्ड था जब उसने पहली बार देखा था। लेकिन कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि ये फेक लग रहा है और पूछते हैं कि क्या वो कोई फिल्टर यूज कर रहा है अपना फेस ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। जेल पूछता है कि क्या वो खेलना स्टार्ट करें या इंटरव्यू से शुरू करें, लेकिन सब लोग डिमांड करते हैं कि पहले गेम स्टार्ट किया जाए। लड़का सबको कॉल्म डाउन होने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास एक गेस्ट है, लेकिन वो सरप्राइज होता है कि चैट बहुत फास्ट मूव कर रही है। जेली कहता है कि उसने सबकी ओपिनियन सुन ली हैं और पूछता है कि क्या वो गेम स्टार्ट कर सकते हैं। लड़का कहता है हाँ। जूक एक ऑप्टिमाइजेशन कोड का मेंशन करता है जो लड़के को कंफ्यूज कर देता है। वो पूछता है ये क्या है,
जूक शॉक्ड होता है क्योंकि लड़का कभी भी अपने कैप्सूल को ऑप्टिमाइज नहीं करता था। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई बिना ऑप्टिमाइजेशन के इतना अच्छा खेल सके। कट टू प्रोटोगोनिस्ट का फ्रेंड जूऑक। वो याद करता है कि उसने जैली को एक ज़रूरी बात बताना भूल गया। वो धीरे से विस्पर करता है कि हमारा हीरो सच में नहीं जानता। जूऑक मेंशन करता है कि संगन ने सेकंड हैंड कैप्सूल खरीदा था और बिना किसी सेटिंग को समझे सिर्फ गेम खेल रहा था। ये सुनकर व्यूअर्स कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। एक व्यूअर पूछता है कि क्या इसलिए उसने लाइव सडनली क्लोज कर दी थी। लड़का कंफर्म करता है कि हाँ, जब भी वो गेम में मरता था लाइव बंद हो जाती थी। जेली पूछता है कि लेकिन फिर भी तुम गेम कैसे कंटिन्यू करते रहे। सच्चाई ये थी कि लड़का कभी मरा ही नहीं था, बल्कि उसने सिर्फ अपने हेड पे एक एरो शूट किया था। स्ट्रीमर कहता है कि ये लड़का सच में एक जीनियस है। प्रोटागोनिस्ट कन्विंस हो जाता है और कहता है मुझे भी ऐसा लगता है। जो सोचता है कि ये लड़का एक ऐसा फिगर है जो हर कोई बनना चाहता है। वो लोगों से बात करना इजी समझता है, इसलिए वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट है। उसी मोमेंट जूक सजेस्ट करता है कि सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन कोड लगाते हैं। कैप्सूल के अंदर प्रोटागोनिस्ट ऑप्टिमाइजेशन कोड रिसीव करता है और सोचता है कि ये तो एक्सपेक्टेड से भी फास्ट था। चुक रियलाइज करता है कि उसने फिनिश कर लिया और संगन पूछता है कि क्या वर्चुअल स्पेस ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसे अपना बॉडी फील नहीं हो रहा था। लेकिन चुक कंफर्म करता है, एक स्माइल के साथ बोलता है कि ये उसका कॉन्शियस वर्ल्ड है। वो लड़का कहता है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो अब उन्हें परफेक्ट शॉट यूज करना चाहिए। कैन में एंटर होते ही रोमन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करता है। बताता है कि लेडी अमेलिया ने उन्हें एक और मिशन असाइन किया है, एक गॉब्लिन केव फार्मर्स के पास है, तो ग्रुप को उसे ढूंढ कर एलिमिनेट करना होगा। वो मेंशन करता है कि काफ़ी टाइम हो गया ऐसा मिशन मिले हुए और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स देने होंगे। जामिक कहता है कि तुम्हें परफेक्ट शॉट यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि उस गेम में एक वाइटल पॉइंट सिस्टम था जिसमें प्लेयर उस जगह पर एक सर्कल इमेजिन करता था जहां वो एरो शूट करना चाहता था। लेकिन ये एबिलिटी एक्टिवेट करने की एक कंडीशन थी। सान पूछता है कि दूसरी कंडीशन क्या थी, लेकिन जेली कहता है कि वो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि पहली कंडीशन सक्सेसफुली पास करनी होती थी और साथ में दूसरी भी पूरी करनी पड़ती थी। जेली को देखते हुए प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वो देख सकता है, जिससे लड़का सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई मतलब ही नहीं था। उसी मोमेंट जेली को सिर पर एक पंच पड़ता है। रोमन पूछता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो अभी अभी पहुंचे थे। जोक माफी मांगता है, लेकिन कैप्टन उसे गुस्से में बोलता है कि आंसर दो वरना दो टुकड़ों में कट जाओगे। वो गुस्से में पूछता है कि मर्सनरी कहाँ से है, लेकिन जब वो प्रोटैगोनिस्ट को देखता है तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कहता है कि उनका मिशन अच्छा रहेगा। कुछ देर बाद गॉब्लिन केव में जोक पूछता है कि क्या वो परफेक्ट शॉट देखने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसे फिर से एक पंच पड़ता है। रोमन कहता है कि अगर उसे हेल्प चाहिए तो उसे चुप रहना चाहिए और एलॉन्ड को लीड लेने देना चाहिए ताकि वो न्यूकमर को गाइड कर सके। सान गॉबलिन्स को देख रहा था, सोच रहा था कि अब ये आसान है क्योंकि उसका कैरेक्टर ऑप्टिमाइज हो चुका था और जो अनकंफर्टेबल फीलिंग थी वो गायब हो गई थी। फिर वो मॉन्स्टर्स की तरफ एम करना शुरू करता है, परफेक्ट शॉट प्रिपेयर करता है। जोक सोचता है कि क्या वो उस पोजीशन से शूट करेगा, ये सोचते हुए कि चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लगे वो इसे हैंडल कर सकता है। फिर वो गॉब्लिन के सिर पर सीधे हिट करता है, लेकिन लड़का वहीं नहीं रुकता। वो एक एक करके शूट करता जाता है और सबको हराता जाता है। चैली सोचता है कि ये इनक्रेडिबल था, क्योंकि वो पहले से भी बेहतर था। यहाँ तक कि उसने अपने शॉट को और ज़्यादा साइलेंट बनाया था ताकि एम्बुश में आसानी हो। साथ ही उसकी फिजिक भी मॉन्स्ट्रस थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही शो का स्टार था। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसने सारे इर्रेगुलर गॉब्लिन्स को डिफीट कर दिया है। रोमन कहता है कि उसने अच्छा काम किया, जिससे जेली सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जहां बाकी मर्सेनरीज को साथ में काम करना पड़ता, वहां उसने सब कुछ अकेले कर लिया। शूका पूछता है कि क्या उन्होंने परफेक्ट शॉट एबिलिटी देखी, लेकिन चैट कहती है कि वो सिर्फ एक हेडशॉट था और वो सिर्फ डाइंग से अलग है। मर्सेनरीज केव में आग लगाना शुरू करते हैं ताकि गॉब्लिन्स को ब्लॉक किया जा सके, लेकिन तभी उन्हें केव के डीप से एक साउंड सुनाई देता है। स्कारलेट आइजर्स उन्हें देख रही थीं और फिर एक जायंट गॉब्लिन प्रकट होता है जिससे मर्सनरीज डर जाते हैं। सिस्टम प्रोटेगोनिस्ट को इन्फॉर्म करता है कि उसे चैंपियन गॉब्लिन को एलिमिनेट करना है। व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या वो उसे सिर्फ एक हेडशॉट में मार सकता है। रोमन सबको रेडी रहने के लिए कहता है।
उसी मोमेंट गॉब्लिन जेली पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेली एलॉन्ड को याद दिलाता है कि एबिलिटी की पहली कंडीशन याद रखो, क्योंकि यही परफेक्ट मोमेंट है इसे यूज करने का। लेकिन चैट कंफ्यूज हो जाती है। प्रोटेगोनिस्ट सोचता है कि यह प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि गॉब्लिन ने आयरन मास्क पहना हुआ है और इसका मतलब है कि माथा टारगेट से बाहर है। वो सोचता है कि उसे कोई दूसरा पॉइंट ढूंढ